आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर तो आपका किताब के आंसर में दिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि जान करके करना एक अलग मैटर होता है और वैसे ही किताब से देख करके भर देना एक अलग मैटर होता है। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें हमको भरना है। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न एक जो है ये क्या कहता है, शून्य का व्युत्क्रम खाली घर है। यानी कि शून्य का व्युत्क्रम क्या है यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। शून्य का व्युत्क्रम, अगर हम लोग शून्य का व्युत्क्रम लेते हैं तो शून्य लेते हैं, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? तो व्युत्क्रम किसको कहते हैं? तो किसी संख्या के अंश का हर और हर का अंश करना उसका व्युत्क्रम होता है। तो इस संख्या का अंश, जो अंश है उसको हर में और जो हर है उसको अंश में, तो हर में एक छुपा हुआ है तो एक को ऊपर ले गए और नीचे जीरो आ गया। तो ये क्या हो गया फ्रेंड? ये तो मेरा क्या हो गया, 1/0। तो ये क्या हो गया? तो शून्य का व्युत्क्रम 1/0 है, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर में किसी भी परिमेय संख्या के हर में जीरो नहीं होता है और यहाँ पे जीरो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे? तो ये हो गया आपका अपरिभाषित। अब अपरिभाषित हो गया तो आप यहाँ पे क्या कहिएगा? अपरिभाषित हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। नहीं है से मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे तो देख रहे हैं कि शून्य का व्युत्क्रम किया तो ये हुआ, तो फिर आप नहीं क्यों भर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड 1/0 हम नहीं लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम, क्योंकि 1/0 किसी भी संख्या के हर में जीरो नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या भराएगा? नहीं भराएगा। आइए हम लोग अब बी प्रश्न को हल करते हैं। बी प्रश्न क्या कहता है? संख्याएं खाली घर तथा फिर से खाली रिक्त स्थान है छोड़ा हुआ स्वयं के व्युत्क्रम है। कौन ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका जो है वो व्युत्क्रम क्या है? अपने ही, अगर उनका व्युत्क्रम भी कर दें तो वह उसी के बराबर होंगे, यानी स्वयं ही होंगे, यानी उनका व्युत्क्रम भी करेंगे तो वही संख्या होगा। तो वह संख्या कौन होगी फ्रेंड? 1 और -1। कैसे होगी? आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम 1 का व्युत्क्रम करते हैं तो व्युत्क्रम क्या होता है? तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? तो इसका हर में क्या छुपा हुआ रहता है? अगर कोई संख्या ना हो तो उसके हर में 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसका नीचे का हर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। इस प्रकार से 1/1 को हम फिर से 1 ही लिख सकते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम करने पर भी क्या आया फ्रेंड? 1 ही आया। आप 1/1 कहिए या 1 कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसलिए 1 का स्वयं व्युत्क्रम किए तो भी वो स्वयं ही आया। स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद आना, यानी ये खुद संख्या वही आ गया इसका व्युत्क्रम। इसी प्रकार से तथा अगर हम -1 को भी देखें तो -1 का व्युत्क्रम, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है हर में, तो 1 आ गया ऊपर और ये -1 का चला आया नीचे। आप इसे कहिएगा कि कहाँ से, ये तो दोनों बराबर नहीं है। लेकिन फ्रेंड अगर आप इस चिन्ह का गुना कर दीजिए, भाग तो नहीं लग रहा है संख्या का, लेकिन चिन्ह का भागा दे सकते हैं। तो चिन्ह का भागा गुना करके देते हैं तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, और ये चिन्ह चला गया ऊपर और 1/1 हो गया, बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड? सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है फ्रेंड कि -1 का व्युत्क्रम यहाँ पे भी फाइनली -1 ही प्राप्त हो गया। तो इसलिए क्या कहें हम कि संख्या 1 और -1 स्वयं के ही व्युत्क्रम है, यानी इनका व्युत्क्रम भी करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। कहने का अर्थ यही है। तो आइए अब हम लोग सी प्रश्न को हल करते हैं। सी प्रश्न क्या है? परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल खाली घर छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है। तो कोई एक परिमेय संख्या और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा फ्रेंड? तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। भरना तो बाद में है, पहले उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक संख्या ले रहे हैं 4/7, ये एक परिमेय संख्या है, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो 7/4 हो जाएगा। तो क्या कहता है फ्रेंड कि ये एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, यानी ये परिमेय संख्या है और इसका व्युत्क्रम, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड? तो चलिए हम लोग अब आते हैं प्रश्न जैसा कहता है तो 4/7 गुने क्या हो जाएगा? 7/4। हम लोग गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे प्रश्न बोल दिया है कि परिमेय संख्या तथा उसका व्युत्क्रम दोनों को, ये परिमेय संख्या और इसका व्युत्क्रम, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा? तो देखिए, गुना करने से पहले यदि ऊपर नीचे कटता है तो काटना है, और अगर तिरछा भी कटे तो काटना है। तो कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है एक बार में, फिर 4 से 4 एके 4, 4 एके 4, क्या क्या बच रहा है? 1/1 एके 1 बराबर क्या हो रहा है? 1। तो हम यहाँ पे भर सकते हैं। इसका मतलब कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। डी प्रश्न का हल करते हैं। डी प्रश्न क्या है फ्रेंड? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली घर और यहाँ पे आपका
भरना है। दो परिमेय संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे दो परिमेय संख्याएं लेंगे, जैसे -3/2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से एक और कोई भी अन्य परिमेय संख्या लेना है, मान लीजिए इस बार प्लस में ले रहे हैं 1/2। दो कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्लस प्लस का भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे कट नहीं रहा है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। तो -3 × 3 = 2 × 4। तो क्या आया फ्रेंड, दो परिमेय संख्याओं का जब गुना किए तो ये भी क्या प्राप्त हुआ, ये भी मेरा क्या आया, परिमेय संख्या आया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय है या परिमेय संख्या है भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे परिमेय हो गया फ्रेंड। आप यहाँ पे कोई भी दो नंबर ले सकते थे, हमने इसको एग्जाम्पल में सेट करके आपको दिखाया। आप ऐसे ही कोई भी नंबर लेकर के और ऐसे ही अपने आप से समझ सकते हैं। अब ई प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई प्रश्न क्या है फ्रेंड, कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, खाली घर में आपको भरना है। तो आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई एक धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक यानी प्लस का संख्या, मान लीजिए 3/5 ले लिए हम। ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे। तो इसका व्युत्क्रम कैसे होता है, तो अंश का हर चढ़ा देना और हर वाले को अंश में ला लेना, ये क्या कहलाता है, व्युत्क्रम। तो इसका हर में 5 है तो अंश में चला आया, अंश वाला हर में 3 आ गया। तो क्या हो गया फ्रेंड, ये धनात्मक था, ये धनात्मक परिमेय संख्या था, तो यहाँ पे भी क्या आया फ्रेंड, तो इसका जब व्युत्क्रम किए तो ये भी एक धनात्मक ही आया। यानी किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, धनात्मक ही होगा। अब कोई भी नंबर ले लीजिएगा, जैसे अगर हम साधारण सा बोले कि 7 भी एक परिमेय संख्या है फ्रेंड। 7 का अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो क्या होता है, 1/7, क्योंकि इसका हर में एक छुपा हुआ है, ये आ गया ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये क्या हुआ, ये धनात्मक था, तो ये भी क्या है, धनात्मक ही। धनात्मक कैसे है, तो अगर माइनस न लगा हुआ हो का मतलब क्या है कि ये धनात्मक है। ये प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, खाली घर छोड़ा हुआ है, इसमें आपको भरना है कि है क्या है। अगर किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको भरना है। तो इससे पहले का जो प्रश्न था इसमें हमने क्या किया कि क्या था प्रश्न कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे पूछ रहा है ऋणात्मक का। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे फ्रेंड, कोई एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे -3/8 ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, तो माइनस है कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसका हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या क्या हो जाएगा, तो अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला अंश में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आ जाएगा -3। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस को हम ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बटे फिर से 8/3 हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड कि ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या थी और इसका जब व्युत्क्रम किए तो क्या हुआ, -8/3 प्राप्त हुआ, जो कि ये भी एक ऋणात्मक ही है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे फ्रेंड कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, आपका ऋणात्मक ही आएगा। आप कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3/8। आप जैसे मान लीजिए -5/4 ले रहे हैं, इस बार -5/4 एक ऋणात्मक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम क्या करेंगे, तो अंश वाला हर वाला अंश कर देंगे, 4/5 हो गया और माइनस को ऊपर ही रख लेते हैं। फ्रेंड ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आपको केवल संख्या का आपको अंश का हर करना है, चिन्ह से मतलब मत रखिए। तो क्या हो जाएगा, चिन्ह तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, आपको संख्या ऊपर का नीचे कर दिए तो क्या हो गया कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का जब व्युत्क्रम किए तो ये भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पे क्या भराएगा, आपका ऋणात्मक भराएगा। आइए अब हम लोग जी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जी प्रश्न में क्या है फ्रेंड, 1/x और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x बराबर जहाँ पर 0 न हो का व्युत्क्रम। यहाँ पे आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि ये x बराबर 0 न हो से क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी संख्या होगी x का वैल्यू, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर में 0 नहीं होता। तो आप कहिएगा अगर 0 हो तो 0 होगा तो वो संख्या ही नहीं होगा ना फ्रेंड, तो फिर आपको बतलाने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या है कि आपको यहाँ पे पहले ही आपको सचेत कर दिया है कि x बराबर 0 नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। तो मान लेते हैं कि 1/x की जगह पे मान लेते हैं हम लोग 2 होगा। यहाँ पे x की जगह पे मान लिए x बराबर जो है वो 2 है, मान लिए हम लोग, मान लिए, माना x बराबर 2, तो x की जगह पे 2 रख देते हैं। तो अगर इसका व्युत्क्रम करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड,
तो x बटे 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2 होता है। यानी इस 2 की जगह पे हम x को बोल सकते हैं। यानी कि अगर इसको आप ऐसे समझिए, 1 बटे x का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तब व्युत्क्रम कैसे होता है, अंश का हर का अंश। तो ये चला आएगा ऊपर और ये वाला चला आएगा नीचे, एक तो एक तो हर में छुप जाता है, यानी क्या बचा, x। तो कह सकते हैं कि 1 बटे x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका, x। तो इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न को करते हैं, h नंबर को। h क्या है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन। अगर कोई एक परिमेय संख्या है, सपोज कीजिए कि 6 है, एक परिमेय संख्या, इसको हम शून्य से भाग दें तो क्या होगा, 6/0। और हम जानते हैं कि हर में मेरा क्या नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये तब आपका क्या होगा कि विभाजन नहीं, हम ऐसे में जब हर में जब किसी संख्या को हम शून्य से विभाजित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नहीं। कहिए कि यहाँ तो हो गया है, हो तो गया है मान लेते हैं, लेकिन आपका शून्य जो है हर में होता ही नहीं है किसी भी परिमेय संख्या में। आपको यहाँ पे परिमेय संख्या को शून्य से भाग दे सकते हैं, तो अगर शून्य से भाग दिए तो ये क्या, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को जब हम भाग देते हैं तो परिमेय संख्या ही आना चाहिए, और परिमेय संख्या का भाग अगर परिमेय संख्या नहीं हो रहा है तो आप भाग नहीं दे पाएंगे। आप इतना सा सरल अर्थ में समझ सकते हैं। या और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/2 है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप कहिएगा कि ये परिमेय संख्या कहाँ है, अंश बटे हर कहाँ है, तो इसका हर में एक छुपा हुआ रहता है, इसलिए ये भी परिमेय है। खैर चलिए मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, शून्य से भाग देते हैं। शून्य से भाग देंगे तो भाग के रूप में शून्य लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, 3/2 है, 3/2, और भाग के जगह पे आप क्या लिखिएगा, गुना, और इसके हर में जो था उसको ऊपर भेज देते हैं और ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, जब भाग के जगह पे गुना का चिन्ह लगाते हैं तब। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 के 3 और 2 जीरो हैं, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, हर में मेरा 0 आ रहा है, जबकि हमारा किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम भाग देंगे तो हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है का मतलब क्या हो गया कि किसी परिमेय संख्या का हम शून्य से भाग नहीं लगा सकते हैं। या आप इसे क्या कहिएगा, ये क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि इससे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित है, इसकी हम परिभाषित इसको हम नहीं कर सकते हैं कि कैसे भाग लगाए इसको। आइए अब हम लोग 12वां प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड, उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है कि पहला ए प्रश्न है 12वां का, ए क्या कहता है कि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, है या नहीं है, आपको कारण भी पूछ रहा है इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि माइनस, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं -1.1/8 बराबर, इसको पूर्णांक को पहले तोड़ते हैं तो क्या होगा, तो हम जानते हैं पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो 8 एक 8 और एक 9 हो गया, और माइनस है, माइनस लगा लेना है, बटे 8, जो जितना नीचे रहता है उसको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, -1.1/8 बराबर क्या आया, -9/8 आया। तो यानी अगर हम इसके जगह पे कहें कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, पहले वो पता करते हैं क्या होता है। तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम अंश का हर और हर का अंश कर देंगे, तो इसका हर जो है वो अंश में चला गया और अंश वाला हर में आ गया, तो 9 आ गया। और माइनस आपको ऊपर में ही रख लेना है, माइनस को आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर है ऊपर ही रखना है। तो क्या आया फ्रेंड, यहाँ पे -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया, -8/9 आया। और आपका यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9, यानी -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम से अर्थ है कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9। तो क्या ये है, यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि 1.1/8 कह लें या फिर ये कह लो, बात एक ही है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो मेरा -8/9 है, जबकि यहाँ पे क्या है आपका 8/9 है। यहाँ पे -8/9 है, जबकि यहाँ पे 8/9 है। तो क्या ये है गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कारण पूछ रहा है, तो क्योंकि -1.1/8 कह लें, या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं -9/8, क्योंकि इसके बदले यही बना हुआ है। तो इसका गुणात्मक
प्रतिलोम क्या होता है फ्रेंड, बराबर 8 -8/9 होता है, और यहाँ पे आपका 8/9 है, इसी कारण से ये आपका नहीं हो रहा है। तो कारण पूछ रहा था, कारण हमने लिख दिया। यहाँ पे बी प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है, क्यों, अगर है तो क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम लोग इसका भी ऐसे ही करेंगे, पहले इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो चूंकि 3.1/3 बराबर, तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, तो इन दोनों का गुना करते हैं, 3 तिया 9 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 3 तिया 9 और 1 10/3, 10/3 हो गया। तो हम इसका 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पे तब लिखेंगे, तब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 10/3 का, तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, अंश का हर का अंश, तो 3/10 हो गया। तो आपका यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड, कि 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है, और आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 3/10 है। तो 3/10 को अगर आप यहाँ पे 0 को काट देंगे, दशमलव किसी भी संख्या की दाईं ओर छुपी रहती है तो वो बाईं ओर भाग जाती है, तो क्या हो जाएगा, एक अंक काटे तो एक संख्या बाईं ओर भागेगा, तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 3 के बाईं ओर, और दशमलव अकेले नहीं रहता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखे फ्रेंड, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 आया, जो कि हमने इसको दशमलव में बदला तो क्या आया, 0.3 आया। अर्थात क्या हो गया, अर्थात पूछ रहा है क्या कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हम कह सकते हैं अर्थात 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बोल लें, या इसका गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो गुणात्मक क्या हो गया, प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 0.3 हो रहा है, अतः क्या हो जाएगा आंसर, हाँ होगा। क्यों होगा, ये कारण हमने पहले ही लिख दिया, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 हो रहा है, 3/10 हो रहा है, 3/10 बराबर हम कह सकते हैं कि 0.3, तो 3/10 कहें या 0.3 कहें। और आपको यहाँ पे आंसर में भी दिया हुआ है कि इसका आंसर भी क्या हुआ है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, तो हमने देखा करके तो आया, इसलिए इसका आंसर होगा। आइए फ्रेंड, अब हम लोग इसके सी प्रश्न को हल करते हैं। सी प्रश्न क्या कहता है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। तो चूंकि 0.4 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके दशमलव को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जब भी दशमलव बाहर निकलती है तो नीचे तो 1 छुपा हुआ रहता है, और जितना अंक बाहर निकाले उतना 0 बैठेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, एक संख्या बाहर निकाले तो एक 0 बैठ गया है। इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड, तब कह सकते हैं कि 4/10 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 4/10 का व्युत्क्रम 10/4, और आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/2, तो क्या ये होगा, तो देखिए यहाँ पे 5/2 है और यहाँ पे 10/4 है, कैसे होगा फिर, तो यहाँ पे तो इतना है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 10/4, इसको आप काटिए तो क्या हो जाएगा, 2×5 = 10 और 2×2 = 4, क्या आया फ्रेंड, 5/2 ही ना आया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा हाँ। क्यों होगा, तो क्योंकि आप कारण भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि 0.4 का व्युत्क्रम क्या आ रहा है फ्रेंड, 0.4 का व्युत्क्रम 10/4 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, बराबर किसका है, यहाँ पे बराबर लगा करके और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/2, काटने पर 5/2 आ रहा है। आप इसको व्युत्क्रम कहें या इसको व्युत्क्रम कहें, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो आप इस 10/4 के जगह पे 5/2 भी तो कह सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो चुका है। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से डी प्रश्न को भी हल करते हैं। क्या कहता है डी प्रश्न, कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। क्या कह रहा है फ्रेंड, कि 6/13 है, इसको 7/16 का जो व्युत्क्रम है, इसका जो व्युत्क्रम आएगा उसके साथ इसको गुना करना है, इसके साथ इसको नहीं गुना करना है, इसका जो व्युत्क्रम है उसके साथ गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -7/16 का व्युत्क्रम, चूंकि -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम कैसे होता है, अंश का हर का अंश, तो क्या आ गया, 16 चला आया ऊपर और नीचे आया 7, और यहाँ पे माइनस जो है इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज जहाँ है वहीं रख देना है। क्या हो गया,
-7/16 का व्युत्क्रम -16/7। आप चाहें तो माइनस को नीचे भी ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बराबर ही है। तो आपको पता चल गया है कि इसका व्युत्क्रम क्या है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार से प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड कि इन इसको और इसका जो व्युत्क्रम आया इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो क्या है 6/13 गुने और इसका व्युत्क्रम क्या है -16/7 को गुना करेंगे तो कितना होगा ये पूछ रहा था। तो आपको यहाँ पे गुना के रूप में डाल दिए हम। अब क्या करना है, अगर ऊपर नीचे कटता है काट लेना है, अगर तिरछा भी कटे तो काट लेना है, नहीं कट रहा है तो आपको डायरेक्टली अब गुना कर देना है, ऊपर ऊपर गुना करना है, नीचे नीचे। तो 16 छक 96 हो जाएगा और माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, -13 सत्ते 91। इस प्रकार से आपका क्या हो गया फ्रेंड, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड, 6/13 को जब -7/16 का जो -7/16 का जो व्युत्क्रम है, ये जो व्युत्क्रम आया इसके साथ जब गुना किए तो कितना आएगा -96/91 आएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से हल करते हैं प्रश्न संख्या ई को। यहाँ पे ई प्रश्न क्या है फ्रेंड, 5/7 + 2/7 और ब्रैकेट बंद है इंटू 5 का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। 5/7 + 2/7 इंटू 5, इसका मान क्या होगा यही पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का हर सिमिलर है तो लिख देते हैं, एक को लिखते हैं जब दोनों का हर सेम रहे तो लिख दिए। अब ऊपर वाले को एज इट इज उतार देते हैं, अगर दोनों का हर सेम रहेगा तब हम लोग ऐसे भी इनका जोड़ करते हैं। इंटू जो है सो है इंटू 5 है, 5 लिख दिए। ब्रैकेट अभी भी नहीं हटाना है क्योंकि इसके अंदर का काम पूरा खत्म नहीं किए हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7/7 गुने 5। अब ब्रैकेट हटा दिए। अब अगर ऊपर नीचे कटता है तो काट लेना है, कट रहा है 7 से 7 के साथ 7 के साथ। अब 5 जो है वो ऊपर में है तो ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना होगा, 5 के 5 और एक जो है वो हर में आ जाएगा तो एक तो हर में छुप जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग फ्रेंड 12वें प्रश्न का अंतिम प्रश्न संख्या एफ को हल करते हैं। क्या कहता है, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो अगर हम लिखते हैं 0/2 का व्युत्क्रम, पहले लिख लेते हैं 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, हमको नहीं पता है तो हम लोग लिखते हैं 0/2 का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कैसे होता है, अंश का हर का अंश। तो ये चला आया हर वाला अंश में और अंश वाला हर में, तो ये क्या हो गया 2/0। तो क्या इसे आंसर करेंगे, नहीं, ये 2/0 क्या हो गया फ्रेंड, अपरिभाषित है क्योंकि हर में मेरा 0 नहीं आना चाहिए और हर में 0 आ रहा है। तो हम इसलिए क्या कहेंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अर्थात आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, अपरिभाषित। अब आप लोग कहिएगा फ्रेंड कि जब यहाँ पे 0/2 का व्युत्क्रम 2/0 हुआ है तो हम यहाँ पे अपरिभाषित आंसर क्यों करें, क्योंकि फ्रेंड किसी भी संख्या के हर में 0 नहीं होता है तो आप इसको आंसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है अपरिभाषित है। इसे हम भाग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 2/0 जो है वो भाग के रूप में आया और भाग में कभी भी 0 नहीं होता है। इस कारण से आप इसका भले ही व्युत्क्रम 2/0 आया है फिर भी आपको 2/0 आंसर नहीं करना है। आपको आंसर क्या करना है, यही जो है अपरिभाषित है तो इसे ही आपको आंसर में लिखना है। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका, मेरा शैली जो है अगर अच्छा लग रहा है आपको तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।